नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात दिलीप कुमार और उनकी उस फिल्म की जिसके वो प्रोड्यूसर थे। जो फिल्म दिलीप कुमार ने बनाई थी, लेकिन एक ऐसी फिल्म जिसके बाद उन्होंने फिल्म बनाने से तौबा कर ली और फिल्म की रिलीज के लिए वो पहुंच गए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। ऐसा क्या हुआ था कि दिलीप कुमार को पंडित नेहरू से गुजारिश करनी पड़ी, सिफारिश करनी पड़ी और शिकायत भी। दिलीप कुमार बॉलीवुड के सदाबहार एक्टर रहे और माना जाता था कि वो जिस फिल्म में हैं वो तो जरूर हिट होगी, ये वो दौर था। और ऐसे में जब उन्होंने एक ही फिल्म में डायरेक्शन और एक्टिंग की कमान संभाली तो जाहिर है चर्चा तो होनी ही थी। साल 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना को उन्होंने डायरेक्ट किया और इसमें लीड रोल भी निभाया। गंगा जमुना के डायरेक्शन में दिलीप कुमार का साथ नितिन बोस ने दिया और फिल्म में दिलीप कुमार के अपोजिट वैजंती माला लीड रोल में थी। इनके अलावा हेलेन अरोड़ा ईरानी, नासिर खान भी अहम किरदार में थे। फिल्म की कहानी दो सगे भाई गंगाराम और जमुना के आपसी संघर्ष की कहानी थी। बतौर डायरेक्टर ये दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी और इसका खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में भी किया था बात के दिनों में। इससे पहले फिल्म के डायरेक्टर का नाम पर नितिन बोस को ही क्रेडिट दिया गया था। उन्होंने दो भाइयों की कहानी पर आधारित फिल्म बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन उन्हें तब झटका लगा जब सेंसर बोर्ड ने गंगा जमुना को रिलीज करने से मना कर दिया। खबरों की माने तो सेंसर बोर्ड ने गंगा जमुना में तकरीबन 250 कट्स लगाने के लिए कहा था। ये कट्स अश्लीलता का हवाला देकर लगाए गए थे। अब फिल्म सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेशन देने से तो इनकार कर दिया और सेंसर बोर्ड से नाराज दिलीप कुमार ने उस वक्त देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपनी बात रख दी। पीएम ने फिर इस मामले को सुलझाया और फिल्म रिलीज हुई। गंगा जमुना की रिलीज से पहले काफी बवाल भी था, तो ऐसे में फिल्म देखने लोग आएंगे या नहीं, दिलीप कुमार को इस पर शंका थी। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई तो लोग दौड़ दौड़ कर सिनेमाघर आने लगे और ये साल 1961 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। गंगा जमुना बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायलॉग समेत कई कैटेगरी में इसने अवार्ड भी जीते और फिल्म ने उस दौर में भारत में तकरीबन 7 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि विदेश में ये कलेक्शन 4.5 करोड़ रुपए के आसपास था और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो तकरीबन 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन इस फिल्म ने किया था। लेकिन सवाल यह है कि गंगा जमुना इतनी ज्यादा विवादों में क्यों रही। अब गंगा जमुना चूंकि बतौर प्रोड्यूसर दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी, लेकिन अनुभव ऐसे रहे, एक्सपीरियंस दिलीप कुमार के ऐसे रहे कि दोबारा उन्होंने फिल्म बनाने से तौबा कर ली। हुआ यूं कि उस जमाने में बीवी केसकर सूचना और प्रसारण मंत्री हुआ करते थे और फिल्म सेंसर बोर्ड चूंकि सूचना प्रसारण मंत्री को ही के अंडर काम करता है और फिल्म उन्हें गंगा जमुना दिखाई गई। और जब सेंसर बोर्ड को ये फिल्म दिखाई गई तो उसने इसमें 250 कट लगाने की सिफारिश की। मानना था कि फिल्म में कुछ हिंसा बहुत ज्यादा है और उस दौर के हिसाब से अश्लीलता भी इसमें बहुत है। अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो पता नहीं आप इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। आज के दौर में तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन उस दौर में इसे अश्लील बताया गया। खैर, दिलीप कुमार ने सेंसर बोर्ड को लाख स्पष्टीकरण दिया कि साहब ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, लेकिन वो फैसला बदलने को तैयार नहीं थे। एकदम हठ धर्मिता कहिए या जो भी, बीवी केसकर अड़ गए थे। उनका जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के मातहत जो सेंसर बोर्ड आता था उसने बिल्कुल कह दिया कि नहीं साहब, ये फिल्म में तो 250 कट लगेंगे। अब उन्होंने 120 पन्नों का ज्ञापन सेंसर बोर्ड को दिलीप कुमार ने दिया और उसे भी सेंसर बोर्ड ने नहीं देखा। और बाद के दिनों में दिलीप कुमार की जो जीवनी लिखी गई है मेघनाथ देसाई ने, उसमें इस बात का जिक्र है कि सेंसर बोर्ड को फिल्म के डेथ सीन पर आपत्ति थी जिसमें एक डकैत को वही आखिरी शब्द कहते दिखाया गया था जो महात्मा गांधी ने नाथूराम गोडसे से गोली खाने के बाद कहे थे। जब कोई चारा ही नहीं बचा तो फिर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मदद लेने का फैसला दिलीप कुमार ने किया। ये बात दिलीप कुमार की जीवनी जो आधिकारिक जीवनी है, मेघनाथ देसाई ने उसमें इस बात का जिक्र किया है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने दिलीप कुमार की पंडित नेहरू से 15 मिनट की बैठक तय करवाई और उस बैठक में दिलीप कुमार साहब ने पंडित नेहरू को न सिर्फ अपनी परेशानी बताई बल्कि सेंसर बोर्ड में जिस तरीके से कामकाज उन दिनों हो रहा था उस पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवाई। और उन्होंने बताया प्रधानमंत्री को कि सेंसर बोर्ड बिल्कुल डिक्टेटरशिप की तरह काम करता है, वहाँ तानाशाही चलती है, वहाँ कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता, सिर्फ अपने विचार को थोप दिया जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब नेहरू के साथ तकरीबन 15 मिनट तक चली ये बैठक 1.5 घंटे तक चलने वाली थी। समय 15 मिनट का था, लेकिन चूंकि शिकायत ऐसी थी, बात ऐसी थी कि पंडित नेहरू ने समय को और बढ़ा दिया और 1.5 घंटे तक ये बैठक चली। बाद में नेहरू के दखलंदाजी के बाद, हस्तक्षेप से सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास किया और उसके बाद कुछ समय के बाद जो तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री थे बीवी केसकर, उनको वहां से मंत्रिमंडल से हटा दिया गया और एक तरीके से धीरे धीरे उनका जो पॉलिटिकल करियर था वो खत्म हो गया। खैर, ये तो बात सियासी है, लेकिन केसकर की इस बात के लिए तारीफ होती थी कि उन्होंने आम जनता को शास्त्रीय संगीत से रूबरू करवाया। आकाशवाणी पर संगीत के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने कराई। और लेकिन इन्हीं केसकर पर यह भी आरोप है कि आकाशवाणी पर फिल्म, संगीत और क्रिकेट कमेंट्री पर इन्होंने बैन लगा दिया था, जो इनके हटते ही ये फिर बैन भी हटा लिए गए। तो उनका थोड़ा सा, बीवी केसकर चूंकि पुराने ख्याल के आदमी थे और फिल्मों से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देते थे जो हमारा अपना शास्त्रीय संगीत था। अब बीवी केसकर कितना सही थे, कितना गलत, इसका मूल्यांकन हम आप पर छोड़ते हैं। हुआ यूं कि दिलीप कुमार चाहते थे कि महबूब खान उनके भाई नासिर खान को अपनी फिल्म मदर इंडिया में वो रोल दें जो राजेंद्र कुमार ने किया था। और मदर इंडिया का जवाब थी गंगा जमुना, इस तरीके से भी तब की मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं। नासिर खान कुछ पाकिस्तानी फिल्मों में अपना हाथ आजमाने के बाद बंबई में अपने हाथ पैर चला रहे थे, कोशिश कर रहे थे, और महबूब खान ने दिलीप कुमार का यह अनुरोध नामंजूर कर दिया और इससे दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। और इन सबसे पहले दिलीप कुमार के मन में गंगा जमुना बनाने का विचार घर कर गया और आखिर में दिलीप कुमार ने अपनी ही फिल्म गंगा जमुना में अपने भाई नासिर खान को बड़ा रोल दिया। और दिलीप कुमार की जो जीवनी है उसमें इस बात का जिक्र है कि दिलीप कुमार पेयरलेस आइकॉन इंस्पायरिंग जनरेशन, जो किताब है दिलीप कुमार पर लिखी गई, जिसे अंशुला वाजपेयी और त्रिनेत्र ने लिखा है, उसमें इस बात का जिक्र है कि दिलीप कुमार ने ही हमें बताया था कि उन्हें गंगा जमुना बनाने की प्रेरणा एक पुरानी वेलेस बियरी की वेस्टर्न से मिलती है। इस फिल्म के अंत में पिता अपने खुद के बेटे को मार देने के लिए मजबूर हो जाता है। ये मदर इंडिया का जवाब थी। मदर इंडिया में अगर आपने देखी हो तो उसमें भी जो माँ होती है वो अपने बेटे यानी कि नरगिस सुनील दत्त को मार देती हैं गोली। गंगा जमुना में पिता और बेटे की जगह छोटे और बड़े भाई को दिखाया गया है, और जिसमें नासिर खान एक अच्छे भाई पुलिस इंस्पेक्टर और दिलीप कुमार एक बुरे भाई डाकू के रोल में है। और कहानी मशहूर है कि गंगा जमुना फिल्म महबूब खान की उनकी फिल्म मदर इंडिया का जवाब थी। और इस तरीके से जो है इस पूरे उसको देखा जाता है, इस पूरी फिल्म को देखा जाता है। एक इसमें यह भी जानकारी कि गंगा जमुना में मशहूर उद्योगपति शापूरजी मिस्त्री और पालोनजी मिस्त्री ने अपना पैसा लगाया था। इस बात का जिक्र भी इस किताब में किया गया है। इसके अलावा चूंकि दिलीप कुमार के भाई नहीं चाहते थे कि वो डकैत की भूमिका करें, और इसलिए भी फिल्म उस हिसाब से बनाई गई। और ये द सब्सटेंस एंड द शैडो, एन ऑटोबायोग्राफी, जो दिलीप कुमार की आत्मकथा है एक, और उसमें लिखा गया है कि जैसे ही शाहपुर जी ने मुझसे गंगा जमुना की कहानी सुनी, उन्होंने कह दिया कि इस फिल्म की सफलता के बारे में तो कोई संदेह नहीं, लेकिन मेरे भाई नासिर का मानना था कि वो मेरे डकैत की भूमिका निभाने का विचार अच्छा नहीं है। हालांकि लोगों ने फिल्म को पसंद किया और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। और चूंकि इतनी इसके अंदर दिक्कतें पेश आई थी क्लरिकल लेवल पर, फिल्म के पास होने पर, जिसने कहीं ना कहीं दिलीप कुमार को परेशान कर दिया था। और इस सुपर डुपर हिट फिल्म के बावजूद, जिस फिल्म ने काफ़ी पैसा कमाया और शोहरत बटोरी, बाद में कभी दिलीप कुमार ने कोई फिल्म ही नहीं बनाई। सुनते रहिए
द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।